हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका और इस सीरीज में हम सॉल्व कर रहे हैं ऑल द नीट पीवाईक्यूज। बच्चों, आज जो चैप्टर हम सॉल्व करने वाले हैं वो है बायोमोलिक्यूल्स, आपकी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बायोमोलिक्यूल्स। तो आओ शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। नोटबुक पेन आप अपना साथ रख लो और हर क्वेश्चन के लिए नोट करते जाओ कि आपका क्वेश्चन सही हुआ या गलत। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको दूंगी यहाँ पर 15 सेकेंड्स और आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए, बी, सी और डी मार्क कर देना। ऑलराइट, तो क्लास 11 का बायोमोलिक्यूल्स, आओ बच्चों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स। इनमें से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से नहीं है जो प्लांट्स के अंदर हमें मिलते हैं। तो नीट 2021 का क्वेश्चन है मॉर्फिन, कोडीन, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, विनब्लास्टिन, करक्यूमिन और रबर एंड गम्स। इन चारों में से कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी में नहीं काउंट करोगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो प्लांट्स में बनते हैं। ओके, क्लियर है? मॉर्फिन, कोडीन, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, विनब्लास्टिन, करक्यूमिन एंड रबर एंड गम्स। ऑलराइट, सबने अच्छे से पढ़ लिया ऑप्शंस। तो 15 सेकेंड शुरू होते हैं आपके। अब जल्दी से बताओ व्हाट इज द राइट आंसर। नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। बच्चों, जब भी आपको क्वेश्चन में नॉट दिखे तो उसको तभी साथ के साथ मार्क कर लेना है, सो दैट आपको याद रहे आपको ना प्रेजेंट वाली चीज बतानी है। ओके, जो नहीं होगी उस क्वेश्चन में वो आपको मार्क करना है। तो ऑफ कोर्स बच्चों, हमने सभी के सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़े हैं, बट ऑफ कोर्स अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है। ये नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होने चाहिए, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड से ही बनके जो है हमारा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड से। लेकिन अगर आप बाकी सारे नोटिस करें, विनब्लास्टिन, करक्यूमिन, रबर, गम्स, मॉर्फिन, कोडीन, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, जो कि किसके अंदर बनते हैं? प्लांट्स के अंदर। ऑलराइट, तो आपको ध्यान रखना है ये टेबल अच्छे से, सब बच्चे अच्छे से याद रखेंगे, उसको स्टार मार्क कर ले क्योंकि मोर और लेस इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑलराइट, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। नीट 2021 का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में आपके पास कुछ कंपाउंड्स दिए हैं जैसे कि प्रोटीन, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसेक्राइड्स। और लिस्ट 2 में उन्हीं से रिलेटेड कुछ और बॉन्ड्स या उनकी कुछ बॉन्ड्स दिए, जैसे कि लिस्ट 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। उसके बाद हमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने को मिलेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपको रिस्पेक्टिवली मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, बताना है कि किस तरह के कंपाउंड में कैसे बॉन्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। हरी अप, ए बी सी डी को करेक्ट आंसर के साथ मैच करेंगे। प्रोटीन, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड। हरी अप, आपने सारे ऑप्शंस पढ़ लिए हैं, रेडी फॉर द आंसर। 15 सेकेंड्स, हरी अप, जल्दी से लिख दो अपना आंसर, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। हरी अप बच्चों, यस, लास्ट 5 सेकेंड्स, क्विकली, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, अलग अलग तरह के बॉन्ड्स बनेंगे अलग अलग तरह के कंपाउंड्स में, नो डाउट। प्रोटीन्स में हमारे पास जो काइंड ऑफ बॉन्ड बनता है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। पेप्टाइड बॉन्ड जो है अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड के साथ जोड़ने में, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड जुड़ के ही प्रोटीन बनाती है। सो ए मैचेस विद ऑप्शन 4। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें, ऑफ कोर्स बच्चों अनसैचुरेटेड है तो कैसा बॉन्ड मिलेगा आपको इनके बीच में? डबल बॉन्ड मिलेगा। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो बच्चों न्यूक्लिक एसिड में आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव पेंटोज शुगर्स के बीच में जो बॉन्ड मिलता है दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एंड लास्टली पॉलीसेक्राइड्स की अगर बात करें बच्चों, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो उसमें हमें देखने को मिलता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आपका जो राइट कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनेगा दैट इज ऑप्शन ए। आई होप सब बच्चों ने इसको ध्यान से पढ़ा था और सही आंसर किया है 4, 1, 2 एंड 3। ओके, तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट? क्लियर? फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होता है? नीट 2020 का क्वेश्चन।
बच्चों ना तो ये क्वेश्चन अकेला बायोमोलिक्यूल से पूछा गया, बल्कि आपने इसी से रिलेटेड एक और चैप्टर पढ़ा है क्लास 11th में, दैट इज प्लांट किंगडम, जहां पर आपको फ्लोरिडियन स्टार्च के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत इजीली, बहुत डायरेक्टली मेंशन किया गया कि ये किससे सिमिलर होता है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो ये स्टार्च से रिलेटेड क्वेश्चन, या आप कह लो कि प्लांट किंगडम में भी इसके बारे में मेंशन है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिल गया आपको। अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, मैनिटोल एंड एल्गिन, लैमिनेरियन एंड सेलुलोज, स्टार्च एंड सेलुलोज। हरी अब ध्यान से सोचो, चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। बच्चों ये सेशन रिकॉर्डेड होता है, बट मैं डेफिनेटली आपके आंसर्स, आपके कमेंट्स और आपके मैसेजेस जरूर पढ़ती हूँ, ऑलराइट। तो आप ऐसा मत सोचना कि जो भी हम आंसर कर रहे हैं मैम उसको नहीं देख रही है, मैम नहीं सुन रही है। ये रिकॉर्डेड सेशन है, बट आफ्टर द सेशन मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स और मैसेजेस चेक करती हूँ। सो डू नॉट वरी ऑन दैट पार्ट, ओके राइट। 15 सेकेंड्स फ्रॉम नाउ, हरी अप, जल्दी से बताओ अपना आंसर। फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू amylopectin, glycogen, mannitol, algin, laminarian, cellulose, starch and cellulose। Of course बच्चों बहुत क्लियरली हमने पढ़ा है ये, ऑलराइट, प्लांट किंगडम में कि फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है, राइट, जो रेड एल्गी में हमें मिलता है, दैट इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, जो कि कॉम्प्लेक्स स्टार्चेस है, कॉम्प्लेक्स स्टोरेज प्रोडक्ट्स है इन केस ऑफ एनिमल्स, राइट। तो फ्लोरिडियन स्टार्च है, प्रेजेंट है एल्गी में, लेकिन स्ट्रक्चर सिमिलर है इसका ग्लाइकोजन, दैट इज एनिमल के फूड स्टोर्ड प्रोडक्ट्स से, राइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, which of the following is the most abundant protein, सबसे ज्यादा abundant प्रोटीन इन एनिमल्स कौन सा है? तो यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन है इन एनिमल्स, ओके। इज इट कोलेजन, लेक्टिन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन? नीट 2020 का क्वेश्चन, हरिए बच्चों जल्दी से बताएंगे। Which of the following is the most abundant protein in the animals? ये आपकी एनसीईआरटी बुक से डायरेक्टली पूछा गया। अभी मैं आपको स्निप के थ्रू दिखाऊंगी बच्चों कहां पर ये आंसर मेंशन्ड है, कहां से लाइन पिक की गई है फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, ऑलराइट। 15 सेकेंड्स फ्रॉम नाउ जल्दी से बताएंगे व्हाट्स द राइट आंसर। कोलेजन, लेक्टिन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स पूछा गया, तो दैट इज कोलेजन, that is collagen, right? That's a fibrous thing, right? Fibrous protein present in the body। तो यहाँ पर मार्क कर लो अपनी बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट 2 लाइंस गिवन है यहाँ पे, 2 स्टार मार्क कर लेना। कोलेजन सबसे अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में, बट अगर प्लांट वर्ल्ड की बात करें तो बच्चों रुबिस्को, जो हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है, राइबोलोज, बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम जो है सबसे अबंडेंट प्रोटीन है होल बायोस्फीयर में एंड प्लांट वर्ल्ड में, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो बायोस्फीयर में ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें तो रुबिस्को, प्लांट वर्ल्ड में बात करें तो रुबिस्को, और एनिमल वर्ल्ड में बात करें तो कोलेजन फाइबर, ओके, क्लियर सबको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपको पता है बच्चों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड किस में बनते हैं, किस तरह के केमिकल्स में बनते हैं, उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको रिस्पेक्टिवली बताना है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या ग्लिसरॉल में बनता है और पेप्टाइड ट्रिप्सिन में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन सेलुलोज, पेप्टाइड इन लेसिथिन, ग्लाइकोसिडिक इन इन्युलिन एंड पेप्टाइड इन इंसुलिन, ग्लाइकोसिडिक इन काइटिन एंड पेप्टाइड इन कोलेस्ट्रॉल। हरी अप, नीट 2020 का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता होगा कि ग्लाइकोसिडिक और पेप्टाइड बॉन्ड्स कहां बनते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आपको करेक्ट एग्जांपल्स पता होने चाहिए। ग्लाइकोसिडिक एंड पेप्टाइड बॉन्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 सेकेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही क्लोज ऑप्शंस है। बच्चे जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं स्पेलिंग में, ऑलराइट, रिलेटेड स्ट्रक्चर्स में, तो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लू दे दिया है यहाँ पे ऑलरेडी। 15 सेकेंड्स, हरी अप, जल्दी से बताएंगे आप लोग व्हाट इज द राइट आंसर। यस बच्चों, क्विकली, लास्ट 5 सेकेंड्स, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है कार्बोहाइड्रेट्स में, राइट, पॉलीसेकेराइड्स में, एंड अगर बात करें पेप्टाइड बॉन्ड की तो ये बनता है लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स बनाने के लिए, मतलब प्रोटीन्स बनाने के लिए, राइट।
तो यहाँ पर जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है राइट फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड एंड राइट फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज इन्यूलिन एंड इंसुलिन रिस्पेक्टिवली। तो सिर्फ एक एस का फर्क है, इन्यूलिन जो कि कार्बोहाइड्रेट है और इंसुलिन जो कि एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है, राइट। तो यहां पर बनेगा ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड और इंसुलिन में बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जनरली आपको टेस्ट पेपर्स में ये मिल जाएगा क्वेश्चन, राइट। नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर मार्क कर लो अपनी एनसीईआरटी बुक में। इंसुलिन की बात करें तो ये प्रोटीन्स में आता है, राइट। ये रहा इंसुलिन और ये क्या है? एक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? प्रोटीनेशियस हार्मोन है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है, ऑलराइट, दैट इज इंसुलिन। पॉलीसेक्राइड्स की बात करें, पॉलीसेक्राइड्स क्या है? लॉन्ग चेन्स हैं शुगर की, ऑलराइट। हम जानते हैं कि लंबी चेन्स ऑफ शुगर्स को हम क्या कहते हैं? पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं, जिसमें से इन्यूलिन जो है, इन्यूलिन इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज शुगर, ओके। इन्यूलिन इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज शुगर, ओके। क्लियर सबको? ऑलराइट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपने इवन केमिस्ट्री में पढ़े हैं एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड्स, राइट। इवन बायोलॉजी के एक और चैप्टर में आपने स्पेसिफिक एग्जांपल्स पढ़े हैं बेसिक अमीनो एसिड्स के, जो आपके बेसिक तरह के प्रोटीन्स बनाते हैं सेल में, राइट। तो आपको वो बेसिक अमीनो एसिड आइडेंटिफाई करना है, राइट। नीट 2020 का क्वेश्चन, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, वैलिन, टायरोसिन। यस, बेसिक अमीनो एसिड्स ऑब्वियसली बेसिक तरह के आयंस के प्रेजेंट होने की वजह से बेसिसिटी को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे इन एन अमीनो एसिड, राइट। और जितने ज्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे उतनी ज्यादा एसिडिटी बढ़ेगी, राइट। सो दैट इज एसिडिक अमीनो एसिड्स एंड बेसिक अमीनो एसिड्स। अमीनो ग्रुप की प्रेजेंस ज्यादा बढ़ाएगी बेसिसिटी की तरफ, राइट। तो आपको बेसिक अमीनो एसिड आइडेंटिफाई करना है। इज इट ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, वैलिन, टायरोसिन? 15 सेकेंड्स फ्रॉम नाउ, हरी अप, जल्दी से सब बच्चे अपना आंसर बताएं। हरी अप बच्चों, यस, हरी अप, let me know the right answer. Last 5 seconds. 4, 3, 2 and 1. Of course बच्चों, no doubt, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। हमने इवन मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में पढ़ा है कि जो हमारे पॉजिटिव तरह के प्रोटीन्स होते हैं, जो कि हमारे डीएनए के साथ बाइंड करते हैं, दे आर मेड अप ऑफ बेसिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, दैट इज लाइसिन। लाइसिन और आर्जिनिन, दो बेसिक अमीनो एसिड्स जो बनाते हैं हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स, और हिस्टोन प्रोटीन्स बाइंड करते हैं डीएनए को अराउंड देम, बिकॉज डीएनए की नेचर कैसी है? इट इज नेगेटिवली चार्ज, इट इज नेगेटिवली चार्ज। वाइल अगर न्यूक्लियोसोम्स की बात करें, अगर न्यूक्लियोसोम्स की बात करें तो बच्चों न्यूक्लियोसोम प्रोटीन्स बने हैं हिस्टोन से, और हिस्टोन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज आता है हमारा इन लाइसिन और आर्जिनिन टाइप के बेसिक अमीनो एसिड्स की वजह से, ऑलराइट। तो अगर बहुत क्लियर मेंशन नहीं है इस चैप्टर में विद एग्जांपल, तो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट फिर भी हम इस चैप्टर में भी मार्क करेंगे, ऑलराइट। कहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है, तो डिपेंड करता है अमीनो नंबर पे और कार्बोक्सिल ग्रुप के नंबर पे कि वो एसिडिक होंगे या बेसिक। एसिडिक का एग्जाम्पल गिवन है ग्लूटामिक एसिड, बेसिक का एग्जाम्पल गिवन है लाइसिन। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की बात करें वैलिन, ओके क्लियर। तो यही डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी बुक से, क्योंकि ये 2 बार आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है बेसिक अमीनो एसिड्स के बारे में, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया, ऑलराइट क्लियर। नेक्स्ट, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। कॉलम 1 में आपके पास कुछ कंपाउंड्स के नेम गिवन है, जैसे एक्वापोरिन, एस्पाराजिन, एब्सिसिक एसिड, काइटिन। आपको इनकी केमिकल नेचर के साथ मैच करना है। आर दे अमाइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, कैरोटिनॉइड्स? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। एक्वापोरिन, एस्पाराजिन, एब्सिसिक एसिड, काइटिन? यस बच्चों, ध्यान से सोचो अपने आंसर, राइट मैचेस को अच्छे से सोचो, एंड तभी मैं आपका काउंटडाउन शुरू करूंगी। हरी आप, केयरफुली मैच द कॉलम्स, अच्छे से सोचो व्हाट इज द राइट मैच। एक्वापोरिन, एस्पाराजिन, एब्सिसिक एसिड, काइटिन? ओके, रेडी? आर यू गाइस रेडी विद द आंसर? 15 seconds, हरी अप,
15 seconds, hurry up. Yes, hurry up बच्चों, क्विकली अपना आंसर बताएंगे. लास्ट 5 seconds. 3, 2, 1, टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर ऑप्शन ए. देखो एक्वापोरेंस क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, राइट. तो प्रोटीन्स के बीच पे, प्रोटीन्स को हम, अदर नेम ऑफ द प्रोटीन्स इज पॉलीपेप्टाइड. लॉन्ग चेन ऑफ पेप्टाइड्स इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स, राइट, जो कि अमीनो एसिड्स के जुड़ने से बनता है. एस्पैरागिन की बात करें तो ऑफ कोर्स अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, राइट. इट इज रिलेटेड टू अमीनो एसिड्स, राइट. एब्सिसिक एसिड की बात करें तो बच्चों इनकी केमिकल नेचर इज कैरोटेनॉइड्स. ये हमने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में भी पढ़ा है. और लास्ट बचता है बच्चों आपका काइटिन. काइटिन एक कॉम्प्लिकेटेड पॉलीसेक्राइड है. इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो राइट आंसर जो आपका बनेगा दैट इज 3, 1, 4 एंड 2. ओके, आई होप आपने राइट आंसर दिया. अगर नहीं तो आज ही रेक्टिफाई कर लेना अपनी मिस्टेक्स को. ऑलराइट, सो नीट 2020 का क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग टाइप. बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं रिसेंट ईयर्स में रिलेटेड टू केमिकल नेचर, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, बहुत सारे रेपिटेटिव क्वेश्चंस, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखो, मैच द फॉलोइंग, नीट 2020 का ही क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करेंगे. पहला दिया है इनहिबिटर है कैटालिटिक एक्टिविटी का, पेप्टाइड बॉन्ड्स बियर करता है, सेल वॉल मटेरियल है फंजाई में, या सेकेंडरी मेटाबोलाइट है. किसके साथ मैच करना है आपको? कॉलम 2 में लिस्ट दी है रिक्सिन, मैलोनेट, काइटिन एंड कोलेजन. यस, एवरीबॉडी मैच द कॉलम्स. What is the right match? Inhibitor of catalytic activity, possesses peptide bonds, cell wall material in fungi or secondary metabolite. Rixin, malonate, chitin, collagen. Hurry up, column 1, column 2 के साथ मैच करेंगे. Yes. Quickly बच्चों. I hope you're ready with the answer. 15 seconds, hurry up. 15 सेकेंड जल्दी से मैच करो बच्चों. Give me the right answer. A, B, C or D. Hurry up. 3, 2, 1. Time up. Of course, बच्चों, the right answer is option D. Right? Inhibitor of catalytic activity की बात करें तो हमारी NCERT बुक में clear inhibitor mentioned है, एक malonate competitive inhibitor है, right? Possesses peptide bonds, मतलब प्रोटीन की बात हो रही है तो प्रोटीन हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर लिस्ट 2 में, दैट इज कोलेजन. सेल वॉल मटेरियल है फंजाई का, तो हमें पता है सेल वॉल मटेरियल क्या होता है फंजाई में. ऑलराइट, इट इज काइटिन, दैट इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड. सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करें तो मैंने पहले भी आपको एक स्निप में दिखाया था एनसीईआरटी बुक के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की लिस्ट में रिसिन, राइट. क्लियर? ऑलराइट. तो यहाँ पे देखो दोबारा मार्क कर लेते हैं जिन्होंने पहले मिस कर दिया था. काइटिन की बात हो रही थी. काइटिन क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीसेक्राइड है. ओके, लॉन्ग चेन है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है. किससे बना है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है. नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड. ओके, क्या बोलते हैं इसको? काइटिन. इसके बाद अगर हम बात करें मैलोनेट, हमारा एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, राइट. सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज की इनिबिशन करता है मैलोनेट, जो कि क्लोजली रिजेंबल कर रहा है सक्सीनेट को स्ट्रक्चर में. इट इज एक्टिंग एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, राइट. इसके अलावा हमने बात की थी कोलेजन की. कोलेजन क्या है? प्रोटीन है. तो प्रोटीन है तो कैसे बॉन्ड्स होंगे इसमें? पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, राइट. हमारे पास मैच में यही पूछा गया था, पेप्टाइड बॉन्ड. ऑलराइट. उसके अलावा हमारे पास टॉक्सिन्स में रिसिन प्रेजेंट था, एब्रिन भी हो सकता है. तो ऐसे कोई भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट आपको लिस्ट वाइज दे सकते हैं टू मैच. ओके, क्लियर? सबको समझ आया कहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं? ऑलराइट. सो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने थे, अलग अलग टॉपिक से अलग अलग मिक्स एंड मैच करके आपसे पूछा गया था, राइट. बट अगर आपने अच्छे से पूरा चैप्टर कंप्लीटली पढ़ा होगा तो आप इजीली आंसर कर दोगे, राइट. क्लियर? नेक्स्ट, डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. अगर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स गिवन है और आपको इसमें से डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट करना है, सो व्हाट विल यू बी यूजिंग? कैसा केमिकल आप यूज करोगे, कैसा ट्रीटमेंट आप उस पर्टिकुलर मिक्सचर को दोगे सो दैट आपका डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाए. तो ये ना सिर्फ इस पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन, बट इट इज ऑल्सो क्वेश्चन फ्रॉम योर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, राइट. बायोमोलिक्यूल से भी बनता है ये क्वेश्चन.
What is it? Chilled ethanol, methanol at room temperature, chilled chloroform, isopropanol. नीट 2019 का क्वेश्चन, डीएनए प्रेसिपिटेशन एक मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल से कैसे कर पाएंगे आप, कौन सा ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा? चिल्ड एथेनॉल, मेथेनॉल एट रूम टेम्परेचर, चिल्ड क्लोरोफॉर्म, आइसोप्रोपेनॉल. यस बच्चों, हरी आप जल्दी से बताएंगे अपना आंसर. सो प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए कैसे करेंगे? 15 सेकेंड्स हरी आप जल्दी से लिख के बताओ कि कैसे प्रेसिपिटेट कर सकते हो आप डीएनए कंटेंट को. हरी आप, लास्ट 5 seconds, come on बच्चों. 3, 2, 1, time up. Of course, by adding chilled ethanol, we can precipitate DNA out of a mixture. बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, पहले आपको इनिशियली कुछ एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एंजाइम्स की. फॉर एग्जांपल आपको काइटिनेजेस यूज करना पड़ सकता है इन केस ऑफ फंजाई, आपको लाइगेजेस यूज करना पड़ सकता है, आपको लाइपेजेस यूज करना पड़ सकता है, नॉट लाइगेजेस. ओके, एक मिनट, इसको लाइपेजेस कर दो. ठीक है, लाइपेजेस यूज करना पड़ सकता है, आपको सेल्यूलेजेस यूज करना पड़ सकता है. राइट, तो अलग अलग तरह की सेल वॉल्स को रिमूव करने के लिए आप अलग अलग एंजाइम यूज करेंगे. राइट, उसके बाद अगर आपको प्रोटीन्स रिमूव करने हैं तो आप प्रोटीएजेस यूज करेंगे. राइट, तो वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी. आरएनए रिमूव करना चाहते हैं तो आपको आरएनएजेस एंजाइम यूज करना पड़ेगा. और इन सब बायोमोलिक्यूल्स को रिमूव करके उसके बाद भी अगर मिक्सचर में कुछ कंटेंट बच जाता है तो आपको डीएनए की प्रेसिपिटेशन के लिए उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? चिल्ड एथेनॉल. आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? चिल्ड एथेनॉल. ऑलराइट, क्लियर सबको? तो ये आपका बायोटेक का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. राइट, क्लियर टू यू? नेक्स्ट, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स डिफर फ्रॉम कोएंजाइम्स. बच्चों इन 2-3 टॉपिक से बहुत सवाल आता है. ओके, एपोएंजाइम, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप. राइट, क्लियर? तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम से कैसे डिफरेंट है? नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन. दे रिक्वायर जी मेटल आयंस फॉर द एक्टिविटी, दे आर टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम, their association with epoenzymes is transient, they can serve as cofactors in a number of enzyme catalyzed reactions. ध्यान से सोचो, इनफ टाइम दूंगी आपको सारे के सारे ऑप्शंस को केयरफुली ऑब्जर्व करने के लिए. They require metal ions for their activity, they are tightly bound to epoenzymes, their association with epoenzymes is transient. तो आपको प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के कॉन्टेक्स्ट में आंसर करना है. ऑलराइट, कैसे डिफरेंट है कोएंजाइम से? नीट 2019 का क्वेश्चन, और फ्रीक्वेंटली आपको इस टॉपिक में से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. राइट, क्लियर? 15 सेकेंड्स हरी अप, जल्दी से बताएं व्हाट्स द राइट आंसर. हरी अप बच्चों, जल्दी से. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर इज ऑप्शन बी. जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं वो इन कंपैरिजन टू एपोएंजाइम्स, राइट, इन कंपैरिजन टू कोएंजाइम्स, एपोएंजाइम्स के साथ टाइटली बाउंड रहते हैं. ठीक है, अगर हम कंपेयर करें प्रोस्थेटिक ग्रुप को कोएंजाइम से, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप की जो एसोसिएशन है एपोएंजाइम के साथ वो बहुत टाइट बाउंड वाली है. इट इज नॉट ट्रांजिएंट. ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्क कर लो अपनी बुक में. पहली बात तो इन दोनों ही पैराग्राफ्स को स्टार मार्क कर लो, इसमें से जनरली क्वेश्चन आ जाता है. प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि अदर कोफैक्टर्स से डिफरेंट है. ठीक है, अदर कोफैक्टर्स से डिस्टिंग्विशेबल है. राइट, कोएंजाइम्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, लेकिन उनकी जो एपोएंजाइम के साथ एसोसिएशन है दैट इज ट्रांजिएंट. लेकिन ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं इनकी एसोसिएशन कैसी है? दे आर टाइटली बाउंड. ओके, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप की एसोसिएशन एपोएंजाइम के साथ टाइटली बाउंड वाली है और इसकी ट्रांजिएंट है, मतलब कुछ टाइम के लिए एसोसिएट करेंगे और उसके बाद अलग अलग हो जाएंगे. ऑलराइट, क्लियर? So please mark both these paragraphs as star in your book. Clear? Next, which of the following is a commercial blood cholesterol lowering agent? कमर्शियल लेवल पे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह आप किसको यूज करेंगे? स्टैटिन को, स्ट्रेप्टोकाइनेज को, लाइपेजेस को, साइक्लोस्पोरिन ए को. तो ना सिर्फ ये क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से, बट आप इसको एक तरीके से समझ सकते हैं फ्रॉम द चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एज वेल. ठीक है, क्योंकि अदर बायोमोलिक्यूल्स भी मेंशन है यहाँ पर, इसीलिए क्वेश्चन
इस चैप्टर से भी रिलेट किया जा सकता है। Which of the following is a commercial blood cholesterol lowering agent? Statins, streptokinase, lipases, cyclosporin. Direct question, 15 seconds, hurry up, जल्दी से आंसर देंगे। Yes, hurry up. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की बात करें तो हम स्टैटिन्स को यूज करते हैं एज अ ड्रग फॉर कंट्रोलिंग कोलेस्ट्रॉल। ओके, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह, राइट? क्लियर? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीट 2019 का क्वेश्चन देखो, फिर से क्वेश्चन आ गया कोएंजाइम से रिलेटेड। कोएंजाइम और मेटल आयन इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या ऐसे कोएंजाइम ऐसे मेटल आयंस को जो टाइटली बाउंड रहता है प्रोटीन के साथ, उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोएंजाइम। अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, क्या उसको हम एपोएंजाइम कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। ए स्टेटमेंट इज ट्रू, बी इज फॉल्स, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, A is false, B is true, both A and B are true. So read the following statements carefully. Coenzyme or metal ion that is tightly bound to enzyme protein is called prosthetic group. Complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme. Choose the correct option. हरिए बच्चों, ध्यान से सोचो और ध्यान से आंसर करो। 15 seconds, hurry up. Time has already begun for you to write the answer. जल्दी से लिखो comment section में। A is true, B is false, both are false, A is false, B is true, और both A and B are true. Time up. Of course बच्चों, right answer is A is true but B is false. कोएंजाइम जो है टाइटली बाउंड रहता है एंजाइम प्रोटीन के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप में। यस राइट, अभी हमने देखा था। कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोएंजाइम। नहीं बच्चों, इनको हम एपोएंजाइम नहीं बोलते। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी थ्रू स्टेप्स कि एपोएंजाइम कैसे बनता है। ऑलराइट, क्लियर? तो कंप्लीट कैटालिटिक एंजाइम अपने प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ मिलके एपोएंजाइम नहीं बनाता। ऑलराइट, क्लियर? सो हैव अ लुक हियर, हैव अ लुक हियर। एपोएंजाइम हम बोलेंगे प्रोटीनेशियस पार्ट को। एक एंजाइम के अंदर जो प्रोटीनेशियस पोर्शन मिलेगा बच्चों, वो कहलाएगा एपोएंजाइम। ऑलराइट, और जो कोफैक्टर्स होंगे उसमें आ जाएंगे हमारे प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स, मेटल आयंस, जिसमें से बात हो रही थी प्रोस्थेटिक ग्रुप्स की। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो हैं अदर कोफैक्टर्स से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि एपोएंजाइम के साथ कैसे बाइंड करते हैं, टाइटली बाउंड रहते हैं। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गए हैं दोनों स्टेटमेंट्स। सो दैट इज व्हाई ए वाज ट्रू एंड बी वाज फॉल्स। क्लियर? स्टार मार्क कर लो तीनों के तीनों पैराग्राफ्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, पहले हमने ये 2 मार्क किया था, इसके ऊपर वाला भी पैराग्राफ एपोएंजाइम से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम। ओके, और उसके साथ जो भी फैक्टर जुड़ेगा उसको हम जोड़ के होलो एंजाइम बना सकते हैं, कोफैक्टर जो भी जुड़ेगा। राइट, क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक? इनमें से पॉलीमेरिक कौन सा नहीं है? न्यूक्लिक एसिड, पॉलीमेरिक मींस जिसकी आप लॉन्ग चेन्स नहीं बना सकते। नीट 2017 का क्वेश्चन। न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड, लिपिड। कम ऑन, नॉट पॉलीमेरिक। न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, लिपिड। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होगा आपको। 15 सेकेंड्स, जल्दी से बता दो अपना आंसर। ए, बी, सी और डी। न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स और लिपिड्स, इनमें से कौन सी पॉलीमेरिक फॉर्म नहीं है? ऑलराइट, पॉलीमेरिक फॉर्म नहीं है। सो टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, न्यूक्लिक एसिड्स, ओके, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में मिलते हैं। प्रोटीन्स आर देमसेल्व्स लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। पॉलीसेक्राइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? लॉन्ग चेन्स ऑफ सेक्राइड्स, राइट? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, उससे ज्यादा होंगे तो पॉलीसेक्राइड्स। तो सिर्फ लिपिड हमें ऐसी पॉलीमेरिक फॉर्म्स में नहीं मिलेंगे। राइट, तो नीट 2017 का क्वेश्चन था, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अभी देखो मैंने आपसे बात की थी कि हम बात करेंगे डिटेल में एपोएंजाइम के बारे में,
होलो एंजाइम के बारे में। तो ये क्वेश्चन है नीट 2017 से, ध्यान से पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? तो आपको राइट स्टेटमेंट मार्क करनी है। क्या एपो एंजाइम इक्वल होता है होलो प्लस को एंजाइम के? होलो एंजाइम इक्वल होता है एपो एंजाइम और को एंजाइम के? को एंजाइम इक्वल होता है एपो और होलो के सम के? होलो एंजाइम इक्वल होता है को एंजाइम और को फैक्टर के सम के? हरी अप, ध्यान से सोचो, इनफ टाइम आपको मिलेगा टू अंडरस्टैंड ऑल दी ऑप्शंस, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए यहीं से इस क्वेश्चन को पढ़ के कि कौन सा एंजाइम ऑल इंक्लूसिव है, किन्हीं दो तरह के एंजाइम से जुड़ के एक पूरा कंप्लीट एंजाइम बनता है, उसको क्या कहेंगे? ओके, एपो एंजाइम, होलो प्लस कोएंजाइम, होलो इज इक्वल टू एपो प्लस कोएंजाइम, कोएंजाइम इज इक्वल टू एपो प्लस होलो एंजाइम, होलो एंजाइम इज इक्वल टू कोएंजाइम प्लस कोफैक्टर। 15 सेकेंड्स, हरी अब जल्दी से अपना आंसर देंगे क्विकली बच्चों। करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करें। 7 6 5 4 3 2 1 टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर इज आपका एक होलो एंजाइम बनता है प्रोटीनेशियस पार्ट को जोड़ के। दिस इज योर प्रोटीनेशियस पार्ट एंड दिस इज कोएंजाइम व्हिच इज योर नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। ऑलराइट, ये कोएंजाइम अलग अलग तरह के हो सकते हैं, राइट? दे कुड बी विटामिन्स, दे कुड बी कोफैक्टर्स, राइट? अलग तरह के कोफैक्टर्स, कोई मिनरल आयंस हो सकते हैं, लाइक दैट। ओके, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? नीट 2016 का क्वेश्चन, सेलुलोज एक पॉलीसेक्राइड है, क्या ये स्टेटमेंट रॉन्ग है? यूरासिल एक पिरिमिडिन है, इज इट रॉन्ग? ग्लाइसिन एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, या सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है, दैट इज रॉन्ग। अरे अब ध्यान से सोच के बताएंगे कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है। हरी अप, जल्दी से सोचो, इनफ टाइम दे रही हूं आपको टू थिंक ओवर इट। हाँ जी बच्चों, आई होप आपने आइडेंटिफाई कर लिया रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। सेलुलोज पॉलीसेक्राइड है, क्या ये रॉन्ग है? यूरासिल एक पिरिमिडिन है, ग्लाइसिन एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, या सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है, ये रॉन्ग है। ओके, आर यू रेडी विद द आंसर? 15 सेकेंड्स, हरी अप जल्दी से लिखो अपना आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। हरी अप। 5 4 3 2 1 टाइम अप। बच्चों ऑफ कोर्स ग्लाइसिन एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड नहीं है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में आ जाएंगे आपके मीथियोनिन और सिस्टीन मेनली, राइट? तो ग्लाइसिन हमारा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड नहीं है, इट्स अ नॉर्मल अमीनो एसिड, राइट? ग्लाइसिन सल्फर कंटेनिंग नहीं है, नॉन सल्फर कंटेनिंग है। बाकी सब स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। सेलुलोज पॉलीसेक्राइड है, यूरासिल पिरिमिडीन का एग्जांपल है, एक तरह का पिरिमिडिन है, और सुक्रोज ऑब्वियसली एक डाइसेक्राइड फॉर्म है। क्लियर सबको? ऑलराइट, क्लियर। नेक्स्ट, which of the following is least likely to be involved in stabilizing three-dimensional folding of most proteins? तो हमें पता है प्रोटीन्स के अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, राइट? तो इन चारों बॉन्ड्स में से कौन सा बॉन्ड ऐसा है जिसका लीस्ट कंट्रीब्यूशन है या फिर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर बनाने में? इज इट हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन और एस्टर बॉन्ड? नीट 2016 का क्वेश्चन। Which of the following is least likely to be involved in stabilizing the 3D structure of protein? तो आपको पता है कि 3D स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, और 3D स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बहुत सारी इंटरैक्शंस इन्वॉल्व होंगी, बॉन्डिंग्स इन्वॉल्व होंगी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है विद कंटेक्स्ट टू जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, लीस्ट लाइकली। ओके, हैव यू गॉट द आंसर? 15 सेकेंड बच्चों, जल्दी से लिख दो अपना आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। हरी अप। हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन और एस्टर बॉन्ड। 3 2 1। तो बच्चों ऑफ कोर्स प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन की बात करें तो हमने सभी तरह की इंटरैक्शंस पढ़ी हैं, एक्सेप्ट दैट एस्टर बॉन्ड नहीं बनता है प्रोटीनेशियस
3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड और इवन हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स आपके बनेंगे, बट एस्टर बॉन्ड्स का कोई लेना देना नहीं है फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, फॉर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स, राइट। नीट 2016 का क्वेश्चन, नीट 2016 का क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द गिवन ग्राफ करेक्टली। तो ये जो गिवन ग्राफ है आपकी एनसीईआरटी बुक का ही ग्राफ है, अगर आप ध्यान से इसको रिकॉग्नाइज करो तो एनसीईआरटी बुक का ही डायरेक्ट ग्राफ है। आपसे 4 स्टेटमेंट्स देके पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है विद एनर्जी A in the presence of enzyme and B in the absence of enzyme. एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है विद एनर्जी A in the presence of enzyme and B in the absence of enzyme. तो आपको यहाँ पर 2 लेबल्स दिख रहे हैं, A and B, उसी के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें A जो है एब्सेंस ऑफ एंजाइम है और B जो है प्रेजेंस ऑफ एंजाइम है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें A एब्सेंस ऑफ एंजाइम है और B प्रेजेंस ऑफ एंजाइम में हो रहा है। तो आपको बताना है कि नेचर कैसी है एंजाइमेटिक एक्शन की, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, और A और B में से कौन सा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम और इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम आपको ग्राफ ऑब्टेन होगा। हरी अब ध्यान से सोचो, बहुत रीसेंट क्वेश्चन, और जनरली आप एंजाइम्स में से क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कीजिए, ओके। तो कुछ पार्ट डिलीट भी हो गया बायोमोलिक्यूल से, तभी अब जो टॉपिक्स हैं जो बचे हैं इनकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है, ऑलराइट। तो आपको ध्यान से एंजाइम वाला पार्ट बहुत अच्छे से करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, ओके। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से स्ट्रक्चर्स के साथ साथ एंजाइमेटिक एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए समझने के लिए क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो हरी अप शुरू करते हैं, आपका 15 सेकेंड्स का टाइमर, 15 सेकेंड्स हरी अप, लास्ट 10 सेकेंड्स। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक ये बताना है, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आपको वो रिकॉग्नाइज करना है। ऑप्शन A, B, C और D एंड टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि प्रोडक्ट जो है इट इज बिलो दी सबस्ट्रेट लेवल, प्रोडक्ट जो है P जो है S लेवल से कम होगा, तो मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ओके। और उसके अलावा बच्चों अगर आप देखो तो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं हम कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी हुई, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो तो आप देख सकते हो A पार्ट में एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, इट मींस यहाँ पर एंजाइम का यूज हुआ है, और B पोर्शन में, B लेवल में एंजाइमेटिक एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। सो जो ग्राफ एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा दिखाएगा इट मींस उसमें एंजाइम का यूज नहीं हुआ है या बहुत कम एक्टिविटी हुई है, राइट। सो A is in the presence of enzyme your activation energy has lowered down because of use of enzyme, और एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा का मतलब B में एंजाइम यूज नहीं है, ओके। सो B ऑप्शन इज द राइट एक्सप्लेनेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो बात मैं आपको बता रही थी, राइट। एक्टिवेशन एनर्जी है ये विदाउट एंजाइम एंड दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी A लेवल, B लेवल, ऐसे आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। और आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट लेवल से नीचे है प्रोडक्ट लेवल, तो ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब एनर्जी रिलीज होगी, ऑलराइट क्लियर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब एनर्जी रिलीज होगी, हायर लेवल पे सबस्ट्रेट, लोअर लेवल पे प्रोडक्ट, ओके। नेक्स्ट, नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम कौन सा है, नीट 2016 का क्वेश्चन। नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम कौन सा है, लाइसोजाइम, राइबोजाइम, लाइगेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेजेस। Non-proteinaceous enzyme is lysozyme, ribozyme, ligase और deoxyribonuclease। Non-proteinaceous enzyme, ये बहुत ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन है एक तरीके से, बट आपकी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। ध्यान से सोचो, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम एंजाइम्स भी नॉन प्रोटीनेशियस होते हैं, नहीं, एंजाइम्स तो प्रोटीन्स ही होते हैं, isn't so? बट फिर भी मैं आपको कहूंगी ध्यान से सोचो, एक एक्सेप्शन है, नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम भी होते हैं, उनमें से कौन सा एग्जांपल है सोच के बताओ। नीट 2016 का क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। आई विल शो यू अ स्निप आल्सो फॉर दिस, ओके। रेडी विद द आंसर, 15 सेकेंड्स, हरी अप, जल्दी से बताएं अपना राइट आंसर क्विकली। यस,
5 4 3 2 1 टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों राइबोजाइम, राइबोजाइम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स, राइट? आपके जो है एंजाइम्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, राइट? तो राइबोजाइम्स बेसिकली क्या हैं? न्यूक्लिक एसिड्स हैं। कुछ न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो बिहेव करेंगे एज एंजाइम्स। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स, दे आर कॉल्ड राइबोजाइम्स, they are called ribozymes. Okay, is that clear? Otherwise in general enzymes are proteins, but this is made up of some nucleic acids that behave as enzymes, right? Clear sabko? Next, chitinous exoskeleton of arthropods is formed by the polymerization of, तो जो आर्थ्रोपोड्स का, इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन होता है वो जनरली किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है। लेकिन ये काइटिन किससे बना होता है? दैट इज योर क्वेश्चन। AIPMT 2015 में पूछा गया सवाल, क्या ये पॉलीमराइजेशन से बना है केराटिन सल्फेट और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट की, डी ग्लूकोसामीन के, एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन की और लाइपोग्लाइकन्स की? यस, केराटिन सल्फेट एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, डी ग्लूकोसामीन, एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन, लाइपोग्लाइकन्स। तो हम जानते हैं कि काइटिन जो एक मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड है, लेकिन ये मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड किस तरह की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है केमिकली? दैट इज द क्वेश्चन। हरी आप 15 सेकेंड जल्दी से बताएं, व्हाट्स द राइट आंसर? यस, हरी आप बच्चों। 5 4 3 2 1 टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों काइटिन जो है बना है मॉडिफिकेशन से, राइट? आओ देखें, स्निप में मार्क करते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ, they have building blocks, amino sugars and chemically modified sugars. For example, D-glucosamine and acetyl galactosamine. Okay, तो यहाँ पर हमारा जो राइट मैच है दैट इज D-glucosamine. Okay, क्लियर सबको? So glucosamine and acetyl galactosamine. क्लियर सबको? तो ये काइटिन प्रेजेंट होता है इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन में, वन थिंग, इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन में, एंड इवन फंजाई की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। फंजाई की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो किसी से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाए, ऑलराइट, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं दैट एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड कॉल्ड काइटिन. These are complex polysaccharides, mostly homopolymers. Homopolymers means same तरह के repeated units से बने होंगे, right? Clear सबको? Okay, next question. Which of the following molecules does have a phosphodiester bond? इनमें से कौन सा ऐसा बायोमोलिक्यूल है जिसमें आपको phosphodiester देखने को मिलेगा bond? Fatty acid in diglyceride, monosaccharides in polysaccharide, अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड इन अ न्यूक्लियोटाइड। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, क्योंकि आप इसको किसी और चैप्टर में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपको पता होना चाहिए कौन से बायोमोलिक्यूल में मिलता है। AIPMT 2015 का क्वेश्चन, फैटी एसिड इन अ डाइग्लिसराइड, मोनोसेक्राइड इन अ पॉलीसेक्राइड, अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड इन अ न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बहुत पेक्यूलियर बॉन्ड बनता है किन्हीं केमिकल्स के बीच में। आप बताएंगे कौन से केमिकल्स हैं वो। 15 सेकेंड्स, हरी अप, क्विकली, जल्दी से बताएं अपना राइट आंसर। 8 7 6 5 4 3 2 and 1। बच्चों हम बहुत क्लियरली पढ़ के आए हैं, फॉस्फोडाइस्टर्स आर फॉर्म्ड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ओके, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनेंगे? न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? न्यूक्लियोटाइड विल बी फॉर्म्ड जब आपके बैक टू बैक राइबोज शुगर ये जो आपका बैकबोन है डीएनए का, शुगर फॉस्फेट बैकबोन से बना होता है, राइट? तो दो राइबोज शुगर के बीच में जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग मिलेगी आपको, जो टाइप ऑफ डीएनए मिलेगा, जो टाइप ऑफ इंटरेक्शन मिलेगी, दैट विल बी थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, क्लियर? दो राइबोस, दो पेंटोस शुगर जो हैं आपस में कैसे कनेक्टेड होंगी? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। ओके, और फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास लगे होंगे नाइट्रोजन बेसेस।
क्लियर सबको? ऑलराइट, इज दैट ओके? नेक्स्ट, तो न्यूक्लिक एसिड्स हमें पता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किससे बने हैं? तो पहला तो है हमारे पास, पहला कंपोनेंट है हमारे पास शुगर, दूसरा है नाइट्रोजन बेस और तीसरा है फॉस्फेट, जो कि कहां से डिराइव होगा हमारे पास? फॉस्फेट आयन, जो कि कहां से डिराइव होगा हमारे पास? फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड। तो आपके पास क्लियरली मेंशन है फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट, राइट? क्लियर सबको? अंडरस्टूड है सबके लिए? इजी, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, राइट? सो इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक और बिल्डिंग ब्लॉक फॉर न्यूक्लिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इन न्यूक्लियोटाइड्स से जुड़ के लॉन्ग चेन्स बनती हैं जिनको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं, डीएनए और आरएनए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं काइटिन से। नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड, फॉस्फोरस कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड, सल्फर कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड, सिंपल पॉलीसेक्राइड। बहुत सिंपल क्वेश्चन, नीट 2013 में पूछा गया। कम ऑन, बहुत बारी रिपीट हो चुका है, इजीली बता पाओगे, ध्यान से सोच लो व्हाट इज द राइट आंसर। काइटिन मैक्रोमोलिक्यूल है, किससे बना है? नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड चेन से, फॉस्फोरस कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड से, सल्फर कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड से या सिंपल पॉलीसेक्राइड से? नीट 2013 का क्वेश्चन। यस, 15 सेकेंड्स, हरी आप जल्दी से बताएंगे व्हाट्स द राइट आंसर। यस बच्चों, हरी आप। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, नो डाउट इट्स अ नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड। अभी हमने देखा था डी ग्लूकोसामीन से बना है या फिर एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन से बना है, राइट? सो यू कैन मार्क हियर ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन मतलब क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड है, मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड है। क्लियर? नेक्स्ट, पॉलीसेक्राइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ। नीट 2013 का क्वेश्चन, नॉट पॉलीसेक्राइड, फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ। तो आपको नाम पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि इस केमिकल में क्या क्या प्रेजेंट होगा। फॉस्फोग्लिसराइड, ओनली अ सैचुरेटेड फैटी एसिड esterified to a glycerol molecule to which a phosphate group is also attached. Only an unsaturated fatty acid esterified to a glycerol molecule in which a phosphate group is also attached. Okay, तो यहाँ पर डिफरेंस है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। ओके, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों में से कोई एक जो कि फॉस्फेट ग्रुप से अटैच है, और सिमिलरली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो कि एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड है। हरी अब ध्यान से पढ़ेंगे चारों स्टेटमेंट्स। फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फर्स्ट थिंग टू थिंक अबाउट, ठीक है, पहली चीज सोचने वाली यहां पर है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ बाइंडेड है, ओके, या फॉस्फेट ग्रुप के साथ बाइंडेड है, ओके, और उसके साथ में कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, फॉस्फेट ग्रुप या ग्लिसरॉल ग्रुप। तो मिलते जुलते सारे केमिकल्स, बट ध्यान से सोचो व्हाट इज द राइट आंसर। आई एम गिविंग यू इनफ टाइम, जल्दी से ध्यान से। यस, व्हाट इज फॉस्फोग्लिसराइड मेड अप ऑफ? फॉस्फोग्लिसराइड, हरी अप, नीट 2013 का क्वेश्चन। 15 सेकेंड्स, हरी अप जल्दी से बताएंगे। 15 सेकेंड्स, हरी अप। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर इज कि ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना हो सकता है, दोनों में से कोई भी। ग्लिसरॉल से स्टेरिफाइड होगा और इसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच होगा, फॉस्फेट ग्रुप। दैट इज व्हाट मेक्स योर फॉस्फोग्लिसराइड। ठीक है, फॉस्फोग्लिसराइड्स जो आपकी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी हेल्प करते हैं फॉर्मेशन में। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज। तो ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बनता है कुछ ट्रांजिएंट का मतलब होता है कुछ टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बनते हैं बीच में, जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये जो ट्रांजिशन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रांजिएंट होते हैं बट स्टेबल,
परमानेंट बट अनस्टेबल, ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल, परमानेंट एंड स्टेबल। नीट 2013 का क्वेश्चन, अगेन बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है एंजाइम पार्ट से, टॉपिक एंजाइम से। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट का एक एंजाइमेटिक रिएक्शन में कैसा होगा? ट्रांजिएंट होगा बट स्टेबल होगा, परमानेंट होगा, अनस्टेबल होगा, ट्रांजिएंट होगा और अनस्टेबल होगा, परमानेंट और स्टेबल होगा। नीट 2013 का क्वेश्चन। हरी अप, 15 सेकेंड्स, हरी अप बच्चों, 15 सेकेंड्स, हरी अप, लास्ट 5 सेकेंड्स, 4 3 2 1। ऑफ कोर्स बच्चों नाम से ही पता चल रहा है ट्रांजिशन स्टेट है, ना तो वो स्टेबल होगा ना ही वो परमानेंट स्ट्रक्चर होगा, तो वो ट्रांजिएंट होगा, कुछ देर के लिए बनेगा, और कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंड अल्टीमेटली आपका एंजाइम और प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। तो एंजाइम कभी भी यूज अप नहीं होता है। तो ये जो दो स्टेट्स ऑब्टेन हुए हैं हमारे पास, राइट, ये ट्रांजिएंट है और अनस्टेबल है, थोड़ी देर के लिए बनते हैं और अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर सबको? ऑलराइट, नेक्स्ट, एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर। एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स कोएंजाइम्स के कौन से होते हैं? इज इट प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स? नीट 2013 का क्वेश्चन, कम ऑन, जल्दी से बताएंगे व्हाट इज द राइट आंसर। एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स। ये अगेन क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, हरी अप, 15 सेकेंड्स क्विकली, जल्दी से। सो अगर आप कोएंजाइम समझते हैं अब क्या होता है, राइट, एपोएंजाइम कौन सा पार्ट है होल एंजाइम का और कोएंजाइम कौन सा पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इसमें से नेचर हो सकती है। ऑफ कोर्स बच्चों प्रोटीन्स नॉट पॉसिबल, ऑलराइट, प्रोटीन्स तो हमारे एपोएंजाइम का पार्ट है, बट कोएंजाइम्स में बहुत बार आपको विटामिन्स मिलेंगे, राइट, आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस। वैसे तो और भी हो सकते हैं कोएंजाइम के टाइप्स, बट ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली मेंशन है। एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स, जैसे कि एक एग्जांपल भी दिया है, कोएंजाइम निकोटिनामाइड adenine dinucleotide, that is NAD and NADP contain vitamin niacin. ओके, तो ये भी एक किसकी तरह काम कर रहा है? कोएंजाइम की तरह। कोएंजाइम की तरह क्या है? कोएंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनकी जो एपोएंजाइम के साथ एसोसिएशन होती है वो कैसी होती है? ट्रांजिएंट होती है, सिर्फ कैटालिसिस के टाइम पर, रिएक्शन के टाइम पर ही अटैच करते हैं। और कोएंजाइम्स जो है किसकी तरह काम करते हैं? कोफैक्टर्स की तरह in multiple enzyme catalyzed reactions. ओके, तो विटामिन नियासिन का एग्जांपल आपके पास डायरेक्टली गिवन है, जो कि इन द फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम NAD और NADP के केस में आपका कोएंजाइम की तरह एक्ट कर सकता है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, विच इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। देखो ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया था और अब AIPMT 2012 में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो 2 बार ही आ चुका है, फिर से चांसेस हैं आने के। ट्रिप्सिन, हीमोग्लोबिन, कोलेजन, इंसुलिन, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। ट्रिप्सिन, हीमोग्लोबिन, कोलेजन, इंसुलिन, विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। अगर इन द होल वर्ल्ड पूछा जाए तो आपका आंसर कुछ और होता, बट अभी एनिमल वर्ल्ड पूछा गया तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर बताएंगे। 15 सेकेंड्स, हरी अप, जल्दी से। ट्रिप्सिन, हीमोग्लोबिन, कोलेजन, इंसुलिन, चारों ही ऑप्शंस एनिमल प्रोटीन के, बट आपको मोस्ट अबंडेंट बताना है। 3 2 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों द राइट आंसर इज कोलेजन, विच इज अ प्रोटीनेशियस फाइबर प्रोटीन। हमने ऑलरेडी इसको मार्क कर लिया, फिर से कर लो जो बच्चे लेट आए हैं। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, और जैसा मैंने आपको बताया राइबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, दैट इज रूबिस्को एंजाइम,
दैट इज मोस्ट अबंडेंट इन द होल बायोस्फीयर, मतलब पूरे लिविंग वर्ल्ड में सबसे अबंडेंट है रूबिस्को। और एनिमल वर्ल्ड की बात की जाए तो इट इज कोलेजन इन एनिमल वर्ल्ड। क्लियर? क्लियर? ओके, इज इट अंडरस्टूड? नेक्स्ट, given below is the diagram representation of one of the categories of small molecular weight organic compound in the living tissues. Identify the category shown and the one blank component X on it. तो आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर से, स्केलेटल स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, क्या ये कोलेस्ट्रॉल है, अमीनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोसाइड है। और कंपोनेंट जो यहाँ X पे आना चाहिए था, व्हाट इज इट? इज इट ग्वानिन, अमाइड ग्रुप, एडेनिन, यूरासिल? यस, हरी अप, जल्दी से सोचो। स्ट्रक्चर्स में से क्वेश्चन आया हुआ है AIPMT में। कैटेगरीज कोलेस्ट्रॉल, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, एंड कंपोनेंट इज guanine, amide, adenine, uracil. And have a look at the skeletal structure. AIPMT 2012 का क्वेश्चन, आपके NCERT बुक का डायरेक्ट स्ट्रक्चर है। आइडेंटिफिकेशन बताएंगे और इसका एक कंपोनेंट बताएंगे। 15 सेकेंड्स, हरी अप। आर यू रेडी विद द आंसर? करें टाइमर स्टार्ट। 15 सेकेंड्स, हरी अप, जल्दी से अपना आंसर लिखिए। यस, लास्ट 5 seconds, come on. 4, 3, 2, 1, time up. Of course बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है that is of a nucleoside, right? ये न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोसाइड आप जानते हैं, न्यूक्लियोसाइड इज बेस, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, राइट? तो न्यूक्लियोसाइड, बट यहाँ पर ये X कॉम्पोनेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूरासिल, यूरासिल। तो देखो NCERT स्निप से न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर गिवन है। न्यूक्लियोसाइड दैट इज यूरेडिन, राइबोज शुगर है और राइबोज शुगर की फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट कार्बन पोजीशन पर प्रेजेंट है यूरासिल। सो दैट इज अ न्यूक्लियोसाइड। अगर इसमें फॉस्फेट जोड़ देंगे, राइट, तो इट विल बिकम अ न्यूक्लियोटाइड, इट विल बिकम अ न्यूक्लियोटाइड। ओके, क्लियर? सबको समझ आ गया? ऑलराइट, तो ये आपकी NCERT बुक का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, अगेन स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनमें से दो, एक्चुअली ये A स्ट्रक्चर है और ये B स्ट्रक्चर है नीचे वाला, इन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से कौन सा करेक्ट मैच है अलॉन्ग विद इट्स रिलेटेड फंक्शन? AIPMT 2011 का क्वेश्चन है, कौन सा इनमें से करेक्ट मैच है? क्या A रिप्रेजेंट कर रहा है ट्राइग्लिसराइड मेजर एंड इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी? क्या B रिप्रेजेंट कर रहा है यूरासिल, कंपोनेंट ऑफ DNA? A रिप्रेजेंट कर रहा है लेसिथिन, अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और B इज रिप्रेजेंटिंग एडेनिन, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है जो न्यूक्लियोसाइड बनाने में काम आता है। यस, सो एक ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया क्योंकि आप इससे प्रीवियस क्वेश्चन को आंसर कर चुके हो, तो वो अब आपको समझ में आ गया, राइट? उससे रिलेटेड तो नहीं है ये। यस, ध्यान से सोचो, व्हाट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्मूला एंड उनका करेक्ट फंक्शन कैसे है, यहाँ पे मैच हो रहा है। A विद ट्राइग्लिसराइड मेजर, सोर्स ऑफ एनर्जी इज द फंक्शन। B यूरासिल है, DNA का कंपोनेंट है। A लेसिथिन है, सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है। या B एडेनिन है, न्यूक्लियोटाइड है जो न्यूक्लिक एसिड बनाता है। 15 सेकेंड्स, हरी अप, जल्दी से बताएंगे अपना राइट आंसर। यस, 9, 8, 7। तो स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, सब बच्चों को स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है। ऑलरेडी केमिस्ट्री में आप ड्रॉ कर चुके हैं, राइट? सो दिस इज अ चैप्टर जो कॉमन है आपका क्लास 12 बायोमोलिक्यूल्स के साथ इन केमिस्ट्री। तो ऑफ कोर्स बच्चों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए जो है लेसिथिन है और एक कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, देख सकते हो आप, NCERT बुक का स्निप है, राइट? इट्स फॉस्फोलिपिड, nature is phospholipid, name is lecithin, and it is a component of your cell membrane or plasma membrane. It is a component of your plasma membrane. Majorly जो plasma membrane है phospholipids से बनी होती है, right? It is made up of phospholipids and name is lecithin. Next question,
अगेन एंजाइमेटिक एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी गिवन बिलो। curve shows enzymatic activity with relation to three conditions. pH भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी हो सकता है। x और y एक्सिस पे आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? So this is a graph showing enzymatic activity with relation to pH concentration, temperature concentration और substrate concentration. तो आपको बताना है x और y एक्सिस पे आप क्या प्लॉट करेंगे? Will you be plotting temperature on x-axis, y on enzymatic activity on y-axis, substrate concentration on x and enzymatic activity on y, or is it enzymatic activity on x, temperature on y, enzymatic activity on x and pH on y-axis? Come on, hurry up. x और y axis पे क्या represent कर रहे हैं हम? In a फैक्टर अफेक्टिंग ग्राफ ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन। आर यू रेडी? सबको याद आ गया ग्राफ चैप्टर से? 15 सेकेंड्स हरी अप, जल्दी से बताएंगे एक्स और वाई एक्सिस पे कौन से कंपोनेंट्स की प्लॉटिंग होगी? यस, 5 4 3 2 1 टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग है तो ऑब्वियसली आपकी वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे हम enzymatic activity, right? Enzymatic activity, while pH, temperature, substrate, okay, जो भी आप फैक्टर पढ़ रहे हैं that will be variable and x axis पे present होगा। So you can have a look here, यहाँ पे मार्क कर सकते हो आप, देखो enzyme activity versus pH, enzyme activity again enzyme activity versus temperature। तो optimal pH और ऑप्टिमल टेम्परेचर पे ही एंजाइमेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। ओके, इट विल बी मैक्सिमम एट ऑप्टिमल रेंज ऑफ पीएच एंड ऑप्टिमल रेंज ऑफ टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। उसके अलावा एक्टिविटी या बहुत कम होगी या फिर एक बारी बढ़ के बहुत ज्यादा, अगर आप पीएच बढ़ाते जाएंगे बहुत ज्यादा तो वो डिक्लाइन हो जाएगी। तो एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ही इफेक्टिव रहेगी। क्लियर? सेम इज फॉर टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन देखो मैच द फॉलोइंग, करेक्ट मैच करना है। आइटम्स मेंशन्ड आर, देयर आर आइटम्स विद ग्रुप्स, ओके। मेलियस, वैसे ये बहुत प्योरली देखा जाए तो बायोमोलिक्यूल्स का अकेला क्वेश्चन नहीं है, इसमें बहुत सारे अदर चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, राइट? उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड हैं, ह्यूमन फिजियो भी आ गया यहाँ पे। मेलियस, इंकस, कॉक्लिया, ईयर ऑसिकल्स हैं। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, कॉक्सल बोन्स है पेल्विक गर्डल की। एक्टिन, मायोसिन, रोडोप्सिन मसल प्रोटीन्स हैं। साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, पिरिमिडीन्स हैं। तो आपको करेक्ट मैच बताना है। हालांकि ये क्वेश्चन का आंसर इसी चैप्टर में मिलेगा आपको, बट वेरियस ऑप्शंस जो हैं दे आर नॉट पर्टिकुलरली फ्रॉम दिस चैप्टर। तो ये ऑल इंक्लूसिव क्वेश्चन है फ्रॉम द होल सिलेबस। सो विच इज द करेक्ट मैच? Malleus, incus, cochlea, ear ossicle, ilium, ischium, pubis, coxal bone, actin, myosin, rhodopsin, muscle protein, cytosine, uracil, thymine, pyrimidine. Come on, 15 seconds, hurry up. बहुत सिंपल, मैंने आपको क्लू भी दे दिया कि इसी चैप्टर में आपको आंसर मिलेगा। यस, 7 6 5 4 3 2 1 टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, हमारे पास दो तरह के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स। तो पिरिमिडिन्स की कैटेगरी में हमें 3 पिरिमिडिन्स देखने को मिलते हैं, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, जिसमें से थाइमिन सिर्फ मिलता है हमें डीएनए में और यूरासिल हमें मिलता है सिर्फ आरएनए में। वाइल अगर साइटोसिन की बात करें तो इट इज फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। So just take a note of this. हालांकि आपने ये बात पढ़ी है in the chapter molecular basis of inheritance also. Okay, clear? Next, again इसी से related मिलता जुलता question. Which one of the following nitrogenous bases of nucleic acid is wrongly matched? तो अब आपको wrong match बताना है with their correct category mentioned. Thymine और uracil pyrimidines हैं, is it wrong? यूरासिल और साइटोसिन पिरिमिडिन्स हैं, इज इट रॉन्ग? ग्वानिन और एडेनिन प्यूरिन्स हैं, इज इट रॉन्ग? एडेनिन और थाइमिन प्यूरिन्स हैं, इज इट रॉन्ग?
आपको रॉन्ग मैच आइडेंटिफाई करना है। टेक योर टाइम, आराम से ध्यान से देखो ऑप्शंस, केयरफुली ऑब्जर्व करो। थायमीन, यूरासिल are pyrimidines, uracil, cytosine are pyrimidines, guanine, adenine are purines, adenine and thymine are purines। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में pyrimidines की बात की है, अब आप ऑड वन आउट करके देखो प्यूरिन कौन होंगे और pyrimidine कौन होंगे। AIPMT 2008 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको दोनों ही चैप्टर्स के कंटेक्स्ट में पूछा जा सकता है। ओके, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑल्सो एंड बायोमोलिक्यूल्स ऑल्सो। 15 सेकेंड्स, हरी अप, 15 सेकेंड्स, हरी अप बच्चों। रॉन्ग मैच, ऐसे क्वेश्चंस में हम जनरली अफरा दफरी में गलती कर देते हैं, करेक्ट मैच करके आ जाते हैं। ऑलराइट, तो एक ऑप्शन भी हमें करेक्ट दिखा तो हम उसी को मार्क कर देंगे, बट एक्चुअली क्वेश्चन में रॉन्ग पूछा गया है। बच्चों रॉन्ग मैच इज ऑप्शन डी। हमें पता है हमारे पास दो तरह के नाइट्रोजनस बेसिस हैं, आओ पढ़ लेते हैं एक बारी। नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह के हैं, प्यूरीन्स, पिरिमिडिन्स, राइट, प्यूरीन्स, पिरिमिडिन्स, जिसमें से अगर प्यूरीन्स की बात करूं तो दो तरह के प्यूरीन्स होते हैं हमारे पास, एडेनिन एंड गुआनिन, राइट, ANG। वाइल पिरिमिडिन्स की बात करूं तो हमारे पास तीन तरह के पिरिमिडिन्स, साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल। ओके, जिसमें से थायमीन और यूरासिल वेरिएबल है। यूरासिल आपको मिलेगा सिर्फ RNA में और थायमीन मिलेगा आपको सिर्फ DNA में। ओके, क्लियर टू यू, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेजेस। तो डायरेक्टली एग्जांपल पूछा गया है, हम ऑलरेडी कई क्वेश्चंस में बात कर चुके हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बताना है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का। इज इट मैलोनेट, ऑक्सैलोएसीटेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट और मैलेट? Competitive inhibitor, hurry up, of succinate dehydrogenase is malonate, oxaloacetate, alpha ketoglutarate और malate। 15 seconds, hurry up, जल्दी से बताएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम NCERT बुक, डायरेक्ट क्वेश्चन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, 5 4 3 2 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर फॉर दिस पर्टिकुलर एंजाइम इज मैलोनेट। हमने मार्क किया NCERT बुक में, जिन्होंने नहीं किया वो अब करेंगे। ऑलराइट, हम कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो फिर भी जिन्होंने मिस कर दिया दे कैन मार्क इट है। जैसे कि एक एग्जांपल गिवन है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो होता है जो सबस्ट्रेट के साथ फाइट करता है टू बाइंड एट इट्स एक्टिव साइट। Inhibition of succinate dehydrogenase by malonate which closely resembles substrate। तो ये malonate closely resemble करता है succinate dehydrogenase को और इसी के कारण ये competitively inhibit करने की capability रखता है, right? Such competitive inhibitors are often used in the control of bacterial pathogen। Okay, is that clear? Is that understood? Right? Next, about 98% of the mass of living organisms is composed of just 6 elements। तो 98% mass of living organisms organic compound से बना है, organic element से बना है, जिसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गिवन है और आपको दो और कंपाउंड्स बताने हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है, बहुत इजी, बहुत सिंपल, फ्रॉम द चैप्टर इटसेल्फ। ध्यान से सोचो एंड आंसर करो। फॉस्फोरस एंड सल्फर, sulfur and magnesium, magnesium and sodium, calcium and phosphorus। 98% मास लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड से 6 एलिमेंट से बना है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बहुत बेसिक हैं, आपको गिवन है। इसके अलावा दो और एलिमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आर यू रेडी? 15 सेकेंड्स, हरी अप, जल्दी से बताएंगे अपना राइट आंसर। यस, phosphorus and sulfur, sulfur and magnesium, magnesium and sodium, calcium and phosphorus। 2 1, time up। of course बच्चों, no doubt phosphorus and sulfur, sulfur make up your proteins and phosphorus constitutes your nucleic acids। तो in general देखा जाए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा ये दो कंपाउंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स इन योर बॉडी। ओके, क्लियर सबको?
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन में क्या नहीं मिलेगा आपको? कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स, प्रोलीन और फॉस्फोलिपिड्स। सीबीएसई एआईपीएमटी 2007 का क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स, प्रोलीन, फॉस्फोलिपिड्स, क्या नहीं मिलेगा? थिंक अबाउट इट, हरी अप, व्हाट्स द राइट आंसर? What's the right answer? Are you ready with the answer? 15 seconds, come on. 15 seconds, जल्दी से बताएं. Not a constituent of cell membrane. तो आपने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है, उसमें से आपको ऑड वन आउट पिक करना है. 3, 2, 1, टाइम अप. Of course, the right answer is proline. Proline is an amino acid. उसका कोई काम नहीं है सेल मेम्ब्रेन बनाने में. ऑलराइट, तो कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स और फॉस्फोलिपिड्स जैसे कंपोनेंट्स जो हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे. ओके, मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय राइट लिपिड्स. क्लियर? एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड टू एन एंजाइम एसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी इज कॉल्ड व्हाट? सो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ध्यान दो, एंजाइम के साथ बाउंड है लेकिन कैसी नेचर है? ऑर्गेनिक है. ओके, is that clear? Holoenzyme, apoenzyme, isoenzyme, coenzyme. What is it? Holoenzyme, apoenzyme, isoenzyme, coenzyme. What is it? AIPMT 2006 का क्वेश्चन है, ध्यान से सोचेंगे सभी बच्चे. ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एंजाइम के साथ बाउंड करेगी, तभी एंजाइम अपनी एक्टिविटी जो है कर पाएगा. 15 seconds, हरी अप. Yes, hurry up everyone. 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप. अभी बच्चों हमने कुछ क्वेश्चन पहले बात किया था कोएंजाइम, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था विटामिन नियासिन का. राइट, विटामिन नियासिन जो है वो बाउंड करता है विद एंजाइम. इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोएंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है. ओके, क्लियर? नेक्स्ट, Which of the following is the simplest amino acid? सबसे सिंपल अमीनो एसिड कौन सा है इनमें से? एलेनिन, एस्पाराजिन, ग्लाइसिन, टायरोसिन. मतलब ये वो अमीनो एसिड है जो सबसे पहले बनेगा और एलिमेंट्स इसके साथ जुड़ के और कंपाउंड्स इसके साथ जुड़ के अदर अमीनो एसिड्स बनाएंगे. बट दिस इज द फर्स्ट वन टू बी फॉर्म्ड इन द बॉडी. एआईपीएमटी 2005 का क्वेश्चन, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, स्ट्रक्चर भी गिवन है आपकी एनसीईआरटी बुक में, एलेनिन, एस्पाराजिन, ग्लाइसिन, टायरोसिन. 15 seconds, हरी अप. 15 seconds, हरी अप, जल्दी से बताएंगे. यस, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों, नो डाउट ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड. स्ट्रक्चर देखें तो ये देखो आपकी एनसीईआरटी बुक में स्ट्रक्चर गिवन है, सबको पता होना चाहिए. क्या प्रेजेंट होगा ग्लाइसिन में? कार्बोक्सिल, अमाइड एंड द सिंपलेस्ट इज हाइड्रोजन. तो जो वेरिएबल ग्रुप है दैट इज हाइड्रोजन. राइट, क्लियर सबको? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड्स का, बट अदर देन दैट इट हैज अ सिंपल हाइड्रोजन अटैच्ड टू इट. सो दैट इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, दैट इज ग्लाइसिन. नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. ये हम जानते हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनते हैं. ईच न्यूक्लियोटाइड इज अ कॉम्पोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय. क्या ये बेस शुगर फॉस्फेट से बनता है न्यूक्लियोटाइड? बेस शुगर OH से बनता है. बेस शुगर OH के मल्टीपल रिपीटेड यूनिट से बनता है न्यूक्लियोटाइड. ईच न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है. या शुगर फॉस्फेट से बनता है. हाउ इज इट फॉर्म्ड? So, बहुत सिंपल, बहुत जनरल सा क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन. न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? तो ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी मॉलिक्यूलर बेसिस में भी, राइट, बायोमॉलिक्यूल्स में भी आप पढ़ते हैं. ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ जो ऑलरेडी 12th कर चुके हैं, 12th का सिलेबस कर चुके हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ चुके हैं, उनको और क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे ये जुड़ते हैं विद दी बॉन्ड्स. ओके, सो व्हाट इज इट? 15 seconds, हरी अप. 15 सेकेंड, जल्दी से बताएंगे. What is each nucleotide made up of? Base sugar phosphate, base sugar hydroxyl, base sugar phosphate, multiple units और sugar phosphate. Of course बच्चों, right answer without any doubt is sugar phosphate. backbone के साथ attachment होती है phosphate की, phosphodiester bond बनता है बीच में. That is how all the three are connected.
बेस, शुगर एंड फॉस्फेट मेकअप वन न्यूक्लियोटाइड। थर्ड ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स की बात कर रहा था, और बच्चों एक न्यूक्लियोटाइड में एक बेस, एक शुगर और एक फॉस्फेट ही होगा। ओके, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही होगा। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइजेस इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो इनमें इंटरनली अगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ना हो तो आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब डीएनए और आरएनए में कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? अगेन बायोटेक से रिलेटेड भी है ये क्वेश्चन। लाइपेज, प्रोटीएज, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। AIPMT 2005 का क्वेश्चन, which of the following hydrolyzes internal phosphodiester bond in a polynucleotide chain? Are you ready with the answer? Lipase, protease, endonuclease, exonuclease. 15 seconds. हमने बायोटेक यूनिट कर लिया है, हमने नेचर ऑफ एंजाइम्स पढ़ लिए कि क्या अलग अलग एंजाइम्स क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, राइट? ओके, 5 4 3 2 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स इंटरनली अगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ना है तो आप यूज करेंगे एंडोन्यूक्लियसेस, और स्पेसिफिकली बात करें तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आप यूज करते हैं स्पेसिफिक साइट्स पे डीएनए को कट करने के लिए, सो दैट इज एंडोन्यूक्लियस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इनहिबिशन इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट बताएंगे। AIPMT 2005 का क्वेश्चन, competitive inhibition is seen when a substrate competes with an enzyme for binding to its inhibitor protein. It is seen when substrate and the inhibitor compete for active site on the enzyme. Non-competitive inhibition of an enzyme can be overcome by adding large amount of substrate. Non-competitive inhibitors bind to the enzyme irreversibly. तो आपको correct statement बतानी है। Which of the following statements regarding एंजाइम इनहिबिशन इज करेक्ट? बेसिकली कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से क्वेश्चन पूछा गया आपको, ओके और आप ऑलरेडी इसके एग्जाम्पल कर चुके हैं। सक्सिनेट, डिहाइड्रोजनेज और मैलोनेट का एग्जाम्पल याद करो। अगर वो आपको याद है, ऑलरेडी क्वेश्चंस में किया है, तो आप इजीली आंसर कर दोगे। स्टेटमेंट्स पढ़ लो एक बार अच्छे से। यस, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली, हरी अप। 15 seconds from now, quickly, जल्दी से आंसर करो। 15 seconds quickly started. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कब देखा जाता है? ओके, एंजाइम इनहिबिशन से रिलेटेड क्वेश्चन। 3 2 and 1। नो डाउट बच्चों, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन तभी होगा जब सबस्ट्रेट के साथ इनहिबिटर कंपीट करेगा टू बाइंड ऑन इट्स एक्टिव साइट। ओके, एक ही साइट पर सेम स्ट्रक्चर होने के कारण दोनों इनहिबिटर और एंजाइम फाइट कर सकते हैं टू बाइंड। ओके, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव, that is what competitive inhibition is. When inhibitor closely resembles the structure substrate in its molecular structure and inhibits the activity of enzyme, it is called competitive inhibitor. It is called competitive inhibitor. Okay, clear सबको? Next, major role of minor elements inside living organisms is to act as, जो हमारी बॉडी में माइनर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बहुत कम ट्रेस अमाउंट्स में, उनका एक्चुअल में फंक्शन क्या है? They are binders of cell structure, they are cofactors of enzymes, they act as building blocks of important amino acids, they are constituents of hormones. AIPMT 2003 का क्वेश्चन, major role of mineral elements is what? Is it binder of cell structure, cofactor of enzyme, building blocks of important amino acids and constituent of hormones? क्या होगा राइट आंसर? 15 seconds जल्दी से बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको पता है मिनरल एलिमेंट्स कैसे यूज होते हैं हमारी बॉडी में, फ्री फॉर्म में बेसिकली। ओके, बाइंडेड फॉर्म में तो हम जानते हैं वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे, बट फ्री फॉर्म में आपको आंसर करना है। तो टाइम अप। ऑफ कोर्स दे आर एक्टिंग एज कोफैक्टर्स ऑफ द एंजाइम। ठीक है, किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए आपको कोएंजाइम की जरूरत हो सकती है, कोफैक्टर की जरूरत हो सकती है, राइट? क्लियर? नेक्स्ट, लिपिड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल्स आर व्हाट? तो ये कहीं ना कहीं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से, सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, न्यूट्रल, ज्विटर आयंस। लिपिड्स इनसॉल्यूबल हैं, क्यों? क्योंकि उनकी कैसी नेचर है? क्या वो हाइड्रोफिलिक हैं, हाइड्रोफोबिक हैं, न्यूट्रल हैं या ज्विटर आयंस हैं? AIPMT 2002 का क्वेश्चन। ओके, 15 सेकेंड्स जल्दी से बताएंगे, बहुत डायरेक्ट है।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लिपिड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, व्हाई? लास्ट 5 seconds, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज ये इनसोल्यूबल है वाटर में, क्योंकि नेचर कैसी है इनकी? हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर रिपेलिंग नेचर है, वाटर रिपेलिंग नेचर है, राइट? दे आर नॉट वाटर लविंग, दे आर वाटर रिपेलिंग कंपाउंड्स बेसिकली, राइट? नॉन आयनिक नेचर है, ओके, नॉन पोलर नेचर है। ऑफ कोर्स बच्चों, आई होप आपको मजा आया। आपने कितने क्वेश्चन सही सॉल्व किए, कितने गलत, लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही हम रोज नहीं, ट्यूसडे से फ्राइडे स्पेसिफिकली 5:30 से 7 बजे हम ऐसे ही नीट पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करते हैं। कल मैं फिर से आऊंगी कुछ नए क्वेश्चंस के साथ फ्रॉम अ न्यू चैप्टर। तब तक आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ आपको कौन से चैप्टर की और प्रैक्टिस करनी है। ऑलराइट, आई एम योर मास्टर टीचर कनिका। मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।